नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में फार्मास्यूटिक्स लेक्चर बाय डॉक्टर शिल्पी प्रसाद। आज मैं आप लोगों के साथ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो बी फार्म 7 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसके एमसीक्यूज के आंसर्स को आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये आपका आज का क्वेश्चन पेपर है जो बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का आया था, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। एमसीक्यूज आते हैं, पूरे 20 एमसीक्यूज आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कोजोम्स। डिस्कोजोम्स क्या है? सो डिस्कोजोम्स आर एक्चुअली जायंट नायोजोम्स। वो नायोजोम्स मतलब नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट जिसमें यूज होते हैं, उस तरीके के लाइपोसोम्स जैसे ही नायोजोम्स भी होते हैं, बस इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं। उन्हीं का एक रूप है, एक नया रूप है डिस्कोजोम्स। तो यहाँ पर आंसर होगा जायंट नायोजोम्स। पिलो 20 इज अ मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ, ये क्या है पिलो 20? पिलो 20 एक्चुअली एक ऑक्यूसर्ट है जो कि ड्रग कौन सा रिलीज कर रहा है? पिलोकार्पिन रिलीज कर रहा है। और किस रेट से रिलीज कर रहा है? 20 माइक्रोग्राम पर आवर के रेट से इसको रिलीज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पिलो 20। तो पिलोकार्पिन ड्रग को रिलीज कर रहा है। सो इसमें आप, मैं बता दूं आपको कि ऑक्यूसर्ट जो है वो एक नॉन इरोडेबल ऑप्थेल्मिक इंसर्ट है। एंड लैक्रीसर्ट, सोडी, मिनिडिस्क, दीज आर ऑल इरोडेबल इंसर्ट्स। इरोडेबल दैट मीन्स कि ये आपके आईज में धीरे धीरे इरोड हो जाएंगे, बट ऑक्यूसर्ट को निकालना पड़ेगा, दैट इज नॉन इरोडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स दैट इज यूज्ड इन कंट्रोल्ड ऑक्यूलर सिस्टम। तो ये जितने भी हैं पॉलीएक्राइलिक एसिड्स हैं, चाहे सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, कार्बोमर, ये सभी के सभी हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सभी के सभी ऑक्यूलर सिस्टम में यूज होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी ऑक्यूलर सिस्टम में यूज होते हैं। पॉलीएक्राइलिक एसिड्स जो कि एक पॉलीओलिफिन टाइप का पॉलीमर है और इसका दूसरा नाम है कार्बोपोल, ये कार्बोमर भी कहलाता है। तो एक्चुअली ये दोनों जो ए और सी ऑप्शन है, ये एक ही तरीके के ऑप्शंस हैं। एंड सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज ये नेचुरल ऑरिजिन से मिलता है। तो ये सभी के सभी हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स हैं और ये सभी कंट्रोल्ड ऑक्यूलर सिस्टम्स बनाने में यूज होते हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टारगेटिंग। तो बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम जो यूज हो रहा है वो पैसिव टारगेटिंग में यूज हो रहा है। पैसिव टारगेटिंग में जो भी टारगेटेड सिस्टम है वो कुछ नहीं करता, जो बॉडी के अंदर जाता है और जैसे जैसे बॉडी उसको लेके जाता है वो वैसे वैसे मूव करता है। सो दैट इज आंसर विल बी द passive targeting. The body's natural immune system is used in passive targeting. Next question है, Wurster apparatus is used in which method of microencapsulation? So Wurster process भी कहलाता है ये, because it was developed by or discovered by some a scientist named as Wurster. So इसका दूसरा नाम है air suspension method. So air suspension method is also known as Wurster method and the apparatus used is Wurster. So this answer will be C, air suspension. The next is the non-medicated intrauterine device. IUD devices में से कौन सा non-medicated है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पारागार्ड है, प्रोजेस्टासर्ट है, मिरेना है या फिर लिपिज लूप है। तो आंसर है लिपिज लूप। Actually lipids loop जो है, that is a plastic type device and it is just for inserted inside the vagina that for a contraception. And other devices like Paragard, that is a copper T device, and Progestasert that releases the hormone progesterone, and Mirena is also a hormonal intrauterine device, वो भी एक प्रोजेस्टिन का ही सिंथेटिक टाइप का हार्मोन को रिलीज करता है, सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टिन को रिलीज करता है, levonorgestrel. So these all releases some drug. Actually Paragard is a type of copper T, but it also have copper will also have having some spermicidal effect. So that's why इसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, नॉन मेडिकेटेड नहीं बोल सकते। सो लिपिज लूप इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ कितना होना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा जब आपने ड्रग सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ा होगा। तो हाफ लाइफ जो है वो बहुत ही वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ इज ऑल्सो अवॉइडेड एंड वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ इज ऑल्सो अवॉइडेड इन केस ऑफ while considering design formulations for controlled release dosage forms. So in that case the answer will be between 2 to 6 hours. 2 से 6 घंटे अगर इसका elimination half life है, तो in that case we can opt for designing of for controlled release dosage forms. The next question is, biological factor influencing the design and act of controlled release product is which of the following? First you have to see, अगर आपको आंसर समझ नहीं आ रहे हैं then आपको सबसे पहले इसमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में biological factor है, and out of these four which option is biological factor?
So partition coefficient is not a biological factor. Even molecular size or solubility is also not a biological factor. These are physicochemical factors. So only out of these, absorption is the biological factor. So answer is absorption. Next is ion activated drug delivery system. Is which type of activated system? So you can see here physical, chemical and biochemical. Biochemical में basically हमारे body से related जो chemicals जैसे hormones, enzymes उससे related जो activation होता है drug delivery system का वो इसमें रहता है. और physically जो activated होते हैं वो difference in temperature और because of pH difference इन सब के कारण जो differences आते हैं उससे activation होता है. तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? ion activated है तो chemical होगा. Chemically activated, these are actually a chemically activated system, ion activated. Next question, following is continuous release system. Continuous release, that means it will continuously release the drug. So you can see here there is mucoadhesive, then colon targeted, then intestinal release. Can you just go through these that क्या ये सब continuous release कर सकते हैं? जैसे mucoadhesive system, जब तक mucus से पहले वो adhere होंगे उसके बाद ही वो फिर consolidation stage में, contact stage and consolidation stage में जाएंगे तभी वो drug को release करेंगे. colon targeted system, जब तक colon में पहुंचेगा नहीं तब तक targeted system है, चूंकि colon में पहुंचेगा तभी फिर वो release करना शुरू करेगा. उसके बाद intestinal release system देख लो तो intestine में ही release करेगा, that means it is a type of delayed release system. But dissolution control release system, that means it just depends on the dissolution, rate of dissolution. Once it is dissolved, one started the process of dissolution, then it will start releasing. So continuous release system में dissolution control release system आएगा. The next is direct effect of pH comes under which targeting approach? मैंने आपको यहीं पे बताया activated type में ही जो है वो हमारा physical जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर जैसे पूछा जा रहा है टारगेटिंग के लिए तो pH किस में आएगा? एक्टिव में, पैसिव में, इनवर्स में और फिजिकल में. तो फिजिकल टारगेटिंग में pH आएगा. सो pH comes under physical targeting approach. What is the primary barrier to transdermal drug delivery? अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, दैट मीन्स कि वो पहला बैरियर कौन सा होगा? स्किन के लेयर्स पे जाएंगे. स्किन के लेयर्स में पहला बैरियर क्या आता है? आपका एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस में भी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका बैरियर है दैट इज स्ट्रैटम कोर्नियम. तो इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा epidermis, because epidermis is the first barrier or primary barrier, that is most important barrier actually, because stratum corneum contains some dead cell like corneocytes. उस तरीके के सेल्स होते हैं और उसको क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट होता है. दैट एक्ट्स एज अ प्राइमरी बैरियर टू ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. नेक्स्ट है द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन नाजल स्प्रे. अब नाजल स्प्रे में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? तो इन जनरल ऐसे में फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि सबसे पहले कि हम लोग कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं. तो नॉर्मली बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, इस तरीके के प्रिजर्वेटिव्स हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं. अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से पहले आपको देखना चाहिए कि इसमें कौन से प्रिजर्वेटिव है. जैसे पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, क्या पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है? नहीं, ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए दिया जाता है. ग्लिसरीन भी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए दिया जाता है. एसीटोन तो खैर डाल ही नहीं सकते, वो एक अलग तरीके का सॉल्वेंट है. एंड पैराबेन इज गिवन हियर, सो आंसर विल बी पैराबेन. Paraben is used as a preservative. The next is absorption of ophthalmic drug doesn't depend on which of the following. Absorption इन चीजों में से, इन चारों में से किस पे डिपेंड नहीं करता है, खास करके ऑप्थेल्मिक ड्रग के लिए. तो ऑप्थेल्मिक ड्रग में आपने पढ़ा होगा बैरियर्स, ऑक्यूलर बैरियर्स. तो एक्चुअली टीयर इज अ वेरी इंट्राऑक्यूलर बैरियर्स हैं. टीयर का टर्नओवर रेट एंड ड्रेनेज एंड लैक्रिमल फ्लूइड्स, ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन द बैरियर्स. सो ड्रेनेज ऑफ tears and output of tears is a barrier. Even the physicochemical properties of the permeating molecule, that also उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि वो क्रॉस एब्जॉर्ब होगा कि नहीं अच्छे से. बट आई डोंट थिंक दैट साइज ऑफ द eyeball actually it is a hindrance or it is a factor for absorption of ophthalmic drug. So absorption of ophthalmic drug doesn't depend on the size of the eyeball, so answer will be A. Then नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, रिलीज काइनेटिक्स फ्रॉम डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इज गवर्न्ड बाय. अब आप डिसोल्यूशन, एक्चुअली जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन की बात होती है तो वहां नॉइज विटनी इक्वेशन आता है, और जब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात होती है तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है. इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा रिलीज काइनेटिक्स फ्रॉम डिसोल्यूशन, चूंकि डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है इसलिए यहाँ पर आंसर होगा नॉइज विटनी इक्वेशन. ओके,
Then different types of mechanism of release of sustained release systems are. अब इसमें कौन कौन से जो mechanism है जिसके through sustained release dosage form अपना drug release कर सकते हैं. So I think it is all of the above because dissolution control भी है, diffusion control भी है, osmosis controlled sustained release dosage forms भी होते हैं, systems भी होते हैं. So answer will be all of the above. The next question is the device containing pilocarpine and arginic acid in a drug reservoir that is used for. So that device actually in which the both of these drugs are incorporated, that is for ocular therapy. Because ocular में ही pilocarpine का use है, pilocarpine drug का use है और ये सब diabetes में या dental में tuberculosis में इसका use नहीं है. So ocular therapy के लिए इसको use करेंगे. और आप अगर और इसके बारे में जानकारी लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑक्यूसर्ट जो बनाया जाता है दैट इज एन ऑप्थेल्मिक इंसर्ट, उसमें इन्हीं ड्रग्स को लिया जाता है, पिलोकार्पिन को एल्जेनिक एसिड के साथ लिया जाता है. Then out of the following which is not a technique of microencapsulation. So microencapsulation के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उसमें एयर सस्पेंशन एंड कोटिंग भी है, मिक्सिंग एक्चुअली मिक्सिंग नहीं है, कोटिंग में भी पैन कोटिंग है, पैन कोटिंग टेक्निक्स हैं, फेस सेपरेशन एंड कंजर्वेशन मेथड भी है. सो आंसर विल बी मिक्सिंग बिकॉज मिक्सिंग तो नॉर्मल मिक्सिंग दैट इज नॉट अ प्रोसेस एक्चुअली, मतलब नॉर्मल प्रोसेस है, दैट इज नॉट अ टेक्निक फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन. सो मिक्सिंग विल बी द आंसर. Then sulfonic acid resins. So these are ion exchange resins and sulfonic acid are strong cation exchange resins. So it comes under this. So इसका आंसर होगा strong cation exchange resins. The next question, this is the last question. Targeting drugs to specific organs is called. अब चूंकि specific organs की बात हो रही है, that means it is very specific towards site. So site specific जब होता है तो spatial placement बोल सकते हैं. और temporal delivery that is related with time, time of release. तो temporal delivery related with time, spatial that means it is related with the site of targeting. So targeting drugs to specific organs will come under spatial placement. So this is all my friends. I hope आप लोगों का क्वेश्चन मतलब जो आपने दिया होगा एग्जाम काफी अच्छा गया होगा and all the best for your future. Thank you very much for watching.